जिन्हें भ्रष्ट है उन्हें कष्ट है, बात स्पष्ट है। आरएसएस के ऊपर उंगली उठाने वाले, संत पे उंगली उठाने वाले, इन जैसे बेशरम लोगों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक परिवार की चाटते 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 ये खत्म हो रहे हैं। ये चमचे हैं, ये चाटुकारी करते रहेंगे। देखो इन्हीं के ही जो आइडल जिनको मानते, राहुल गांधी हो या पप्पू के पिताजी हो या कोई हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, नाम लेने की हिम्मत ही नहीं है। अरे पप्पू और कांग्रेस की पार्टी के लोग, उनकी हिम्मत नहीं है। अरे उनकी हिम्मत नहीं है, वो नाम बोलते हैं। देखो इन्हीं की पार्टी का कथन था, सबने सुना, राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे जेब में आते हैं। 85 पैसे की धांधली करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, अपना जेब भरने वाले, देश को लूटने वाले लोगों में जो परेशान है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं में से भाई खड़े हैं यहाँ पे। ये 85% की उस दलाली के, जो उस दलाली को खाने वाले लोग हैं, जो भ्रष्ट है उन्हें कष्ट है। मैंने कहा ना, जिन्हें भ्रष्ट है उन्हें कष्ट है, बात स्पष्ट है, और उन्हें कष्ट होता रहेगा। जनता बहुत अच्छे उस पर चल रही है मार्ग पे, लेकिन मैंने कहा ना, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, काली कमाई के रास्ते बंद हो गए, तो ये लोग छटपटा रहे हैं और इनका दौर आएगा भी नहीं। अब जो दौर है सनातन संस्कृति का दौर है और वो चलता रहेगा। बिल्कुल बच गया। देखिए भाई साहब, और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, देखिए साहब, हाँ मैं लास्ट, हाँ नहीं बोलूँगा, मैं चला जाऊँगा। आपने तिलक लगाया है, ये सुरक्षित है। मोदी का समय कि आप तिलक लगा के घूम रहे हो। 14 से पहले आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप तिलक लगा के घूम। भाई साहब मैं तिलक तब से लगाता हूं जब बीजेपी नहीं थी। तिलक लगा रहा हूं, बीजेपी है, तिलक लगाऊंगा जब बीजेपी नहीं रहेगी। ठीक है। और ये भाई साहब ने क्या बोला था आपने? कि 1 रुपया जाता है। हाँ, भ्रष्ट है वो कष्ट है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था, उसके खिलाफ अमित शाह ने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से चुनाव में पैम्पलेट बांटे थे कि इसको जेल हो जाएगी हमारी सरकार आते ही। जैसे ही वहाँ बीजेपी की सरकार जीती, हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में आ गया। आज वो उसका सीएम है। अजित पवार, छगन भुजबल, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जब कमल छाप साबुन से नहा लेते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मोदी जी ने 70,000 करोड़ रुपए का 70,000 करोड़ अजित पवार पे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप मोदी जी ने एमपी में चुनावी रैली में दिया था। 2 दिन बाद वो बीजेपी में आ गए, सरकार बन गई उनके समर्थन से। फिर सारे उन पे जो इंक्वायरी थी, ईडी सीबीआई जो भी इंक्वायरी चल रही थी, सब खत्म हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा और सुन तो लीजिए और सुनिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं, मुकुल रॉय, शारदा चिटफंड घोटाले वाला, हिमंता बिस्वा शर्मा, और हेमंत सोरेन को हिमंता नहीं बनने दिया गया। उसको ऑफर दिया हेमंत को कि तू हिमंता बन जा। हेमंत ने हिमंता बनने से इनकार कर दिया, तो उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा के जेल डाल दिया। कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, क्या करना चाहिए? देखो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, एक मिनट, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर पत्रकारों तक को जेल में डाला है। किशोर कुमार के गाने तक बंद कर दिए थे, बैन कर दिए थे। ये वो लोग हैं जो आज कर रहे हैं, लालू भालू मिलके कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का 65 साल में क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? इन्हीं लोगों ने सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, अपने डंडे के जोर पे इन लोगों ने सबके खिलाफ। और अभी आज जो कहते हैं लालू, और जिनका नाम दे रहे बिस्वा भाई साहब, अगर वो हमारी बीजेपी में आ गए, स्वागत है उनका। अगर वो प्रायश्चित करके सनातन संस्कृति का बखान करते हुए चलेंगे तो स्वागत है, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट है। अब भी कोर्ट में जाते हैं। भाई साहब की जानकारी बता दूं, इनके खाली बोलने से, कहने से आपकी जनता डिसाइड नहीं करेगी। जनता को पता है जिसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वो कोर्ट में हो चुकी है, वो कोर्ट में पेशी कर रहे हैं। अभी भी गए बिस्वा जी, जिनका बात कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, इन्होंने हर बात को खींचना है, क्योंकि ये लोग, मैंने कहा ना, ये भ्रष्ट है, इनकी काली कमाई बंद हो गई, काले रास्ते बंद हो गए। आतंकवादी अब आके बम नहीं फोड़ पाते थे। पहले आतंक का साहब जैसे को आतंकवादी को पालते थे ये लोग। 1.5 साल को बिरयानी खिलाई इन्होंने। जब यहाँ पर बम ब्लास्ट होते थे, सीपी के अंदर बड़ी ताली बजती थी, प्रदेश कार्यालय में, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में। ये लोग आतंकवादियों का साथ देने वाले, क्या हकीकत है? एक आतंकवादी के लिए आप रात को कोर्ट खुलवा दी, क्या तो नहीं खुलवाई आपने? एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट खुलवाते हैं, जेनोसाइड कराते हैं कश्मीर में। 5.5 लाख से ज्यादा बार हिंदू पंडितों को किस तरह इन्होंने नरसंहार करा। 84 में कितने सिखों को मरवाया इन्होंने। आप किसी बात का जवाब दोगे ही नहीं। आप घूम फिर के वही जो प्रदेश कार्यालय का आपका रटा रटाया ज्ञान है, पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, वही गाओगे। घुमाइएगा मत, जवाब दीजिएगा। घुमाऊंगा नहीं। इन्होंने बोला हिंदू का संहार करवाया। मैं इनसे ये पूछ लेता हूँ, जब कश्मीर में नरसंहार हुआ, मेरे को खाली यह बता दीजिए कौन से सन में और सरकार केंद्र में किसकी थी? बाकी इनसे यह पूछिए। सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, और वो बीजेपी के समर्थन से चल रही थी।
तब इन्होंने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? जब कश्मीर में पलायन हुआ, जब यार या तो बोल लेने थे, हम इनके बीच में बोले नहीं थे। जब 1990 के दशक में जब हिंदुओं का पलायन हुआ वहाँ से, कश्मीर में जब घटनाएं हुई, केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जो बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। आपने क्यों समर्थन वापस नहीं लिया? आप बात करते हैं नरसिंहार की, आपने क्यों समर्थन वापस नहीं लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह से? क्यों उसको समर्थन देते रहे? ये हमें बताएंगे नरसिंहार की बात। देखो इन्होंने मेरे तिलक पे बात करी। इनके पहले से मैं हिंदू था, हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा। मेरे को बीजेपी या किसी आरएसएस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का मामला है। और दूसरी बात, वही आरएसएस को 1948 में गांधी की हत्या के बाद पटेल ने बैन किया था और तिरंगा ये लोग नहीं फैलाए। 53 साल आरएसएस को नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। नेहरू कौन था? वो उसका कद था। नहीं, ये आरएसएस की शक्ति थी। ये आरएसएस की शक्ति थी। आरएसएस के ऊपर आप पहले बोले। आरएसएस की शक्ति ये है कि आजादी में, जब आजादी के बाद जब तिरंगे है क्या, पहले जाके पढ़ो, उसके बाद बात करो। आरएसएस मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसएस वो है जब आजादी के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली, इन्होंने 3 रंग का अशुभ रंग बोल के उसको नकार दिया, उसको फाड़ा गया, भारतीय संविधान की प्रतियां फाड़ी गई। और 53 साल तक इन्होंने 53 साल तक आपने आरएसएस वालों ने तिरंगे का अपमान किया, उसको नागपुर में फहराया नहीं गया। अब 2012 से लोगों ने कश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। आज तक श्रीनगर के अंदर लाल चौक पे तिरंगा लगाने की हिम्मत करी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है। इन लोगों ने वहां पत्थरबाज पैदा करे, सेना को सड़क का गुंडा बोला गया, सेना पत्थर ताली बजाते थे लोग, ये कहते जेनोसाइड होने का। अरे जेनोसाइड रचा आपने था, अगर आपने नहीं रचा होता तो वहां का जो मेन आतंकवादी था, उस आतंकवादी को मनमोहन सिंह ने अपने इंटरव्यू में क्यों बुलाया था, क्यों उसका स्वागत करा था? जब वो आतंकवादी था, उसके बाद आपने अगर जेनोसाइड हुआ तो उसके बाद आपने क्या करा? आपने कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज तक आपने 84 दंगे के पीड़ित, ये लो सरकार हमारी, जब इनकी थी तो इनकी, उसके बाद आपने कितने साल राज करा है? कितने साल आपने राज करा है? भाई साहब आपकी बात में मैं नहीं बोला, पहले पॉइंट टू पॉइंट सुन लो, आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। मेरी बात सुनो, आरएसएस के ऊपर उंगली उठाने वाले, संत पे उंगली उठाने वाले, इन जैसे बेशरम लोगों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये आईएसआई का सपोर्ट कर सकते हैं जो बम पहन करके आतंकवादी बनकर उड़ा दें, उनका सपोर्ट करने वाले आज आरएसएस से उंगली उठाते हैं। ये कर्नाटक चुनाव जीता था धोखे से, इन्होंने कहा था हम अगर हमारी सरकार आएगी कर्नाटक में हम बजरंग दल बैन करेंगे। इनकी माँ ने दूध पिलाया था तो करके दिखाते बैन, तीनों स्टोरे बोल के दिखाते। ये सिर्फ कैमरे पे आके चंद जुगनू भौंक के जा सकते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी आज पूरा देश सुन चुका है, सारी दुनिया सुन चुकी है। आपने क्यों नहीं करा बैन बजरंग दल को? आतंकवादियों का ये बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने स्वागत किया था। आतंकवादियों को 1999 में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, कौन आतंकवादियों को छोड़ने वहां तक गया था आडवाणी के साथ? तू यहाँ वहाँ की बात लाकर ये बता, काफिला डूबा तो डूबा कैसे? आपने आतंकवादी का इंटरव्यू क्यों लिया? बताओ, पहले जवाब दो इस बात का। और दूसरा एक बात का जवाब दो, मनमोहन सिंह जी ने कहा देश के संसाधनों पे पहला हक सिर्फ मुस्लिम का है, नाम बोला, क्यों बोला? क्लियर दिखता है कि आप आतंकवादी और एक मुस्लिम, एक तुष्टीकरण करने वाले, पहाड़ को बोने वाले, उसकी जड़ों में दब के मरने वाले लोगों को आज सनातन संस्कृति ने और सभी 140 करोड़ की जनता ने, सभी लोगों ने एक मत होकर मोदी जी को तीसरी बार मौका देने जा रही है। हैट्रिक लगने वाली है। बौखला रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं, आतंकवादी आ नहीं रहे, बम फोड़ नहीं पा रहे, इनकी दाल गल नहीं रही है, दाल गल नहीं रही है, इसलिए पागल हो रहे, बौखला रहे हैं। ये 24 के बाद जुगनू, कल मोदी जी ने कहा ना, ये दर्शक दीर्घा में दिखेंगे, बिल्कुल वही दिखेंगे। ये इनकी हैसियत, इनकी औकात, ये जितना इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना देश को तोड़ने की क्रांति करी है, वो 24 में जनता दिखाएगी। ये इन जैसे लोगों ने चंडीगढ़ में तो पत्रकार को भी पकड़ लिया था। अभी इन्होंने उनको, उसका तो बेचारी का कोई दोष नहीं था, जेल में भी पड़ी रही थी, क्या दोष था उसका जवाब दे दो। पत्रकार को तो देखो सभी पागल बनाते हैं। नहीं, मेरी बात, जेल में डाला है पत्रकार को तो बीजेपी ने भी डाला था, योगी जी ने भी डाला था। सिर्फ एक डायरी की बात करूँ, मालिक देखो, मैं तो सरकार सभी दबाती है पत्रकार को, बीजेपी ने भी दबाया, कांग्रेस ने दबाया। मैं तो आपसे सीधा दूं, 1975 में वो सॉरी क्या नाम है, वो इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरा कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया था, मीडिया को तब भी दबाया गया था, मीडिया को आज भी दबाया गया। पहले मीडिया को नहीं दबाते थे। मैंने क्या बोला, पहले भी 1975 में कौन था? अभी भी दबा रहे। पहले मीडिया कितनी थी? गिनी चुनी 4 मीडिया थी जो हम
दर्शन दूर में देखते थे। आज कितनी है? आज आपके सामने जितने पहले थी ना मीडिया वाले, उतने तो अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी तो उतने घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं मीडिया को दबाया, मीडिया को अगर पहले दबाया तो उतनी प्रखर होके वो उभरी है। आज चरणों पे नहीं लौट रही है गोदी मीडिया। आज गोदी मीडिया चरणों में नहीं लौट रही है, चरण चंपक बने हुए हैं। ठीक है, चरण चंपक बनी हुई है मीडिया। चंडीगढ़ में पता है क्या हुआ? कल CGI ने फटकार लगाई है। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेयर के चुनाव को लेकर फटकार लगाई है वहाँ पर उन लोगों को। एक बात बताऊँ, इन्हीं के बंदे ने कहा था जी हमने टीवी उसमें कैमरे में देख रहे हैं, यूं कर रहे हैं। तो भाई एक बात है, तो कैमरे में देख रहे हैं तो मीडिया वालों को थे, मीडिया वाले उसका दिखाएंगे, पब्लिक को दिखाएंगे। यही जो होता ना चंडीगढ़ में कब का दिखा चुका होता। चंडीगढ़ में इसकी सरकार है ना, कब का दिखा चुका होता। इसके अब कह रहा है जी मेरे बंदों को, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं जी चलो आपके विधायकों को खरीद रहे हैं 20-20 करोड़ में, फोन के 25 नंबर दे दो, जो कुछ है उसका प्रूफ तो दो। प्रूफ भी नहीं दे रहे, वो हिसाब है पहले की तरह। ये फाइल बढ़ी है, बच्चे की फाइल बढ़ी है स्कूल की। देखिए भाई, नहीं आप बोलिए, उनसे बोलिए। थक गए, खाली हो गए, वो भरे हुए इनके साथ। CGI ने क्यों फटकार लगाई फिर? CGI ने क्यों फटकार लगाई फिर? अगर कुछ नहीं मिला तो CGI ने फटकार क्यों लगाई, मुझे बताइए। CGI भारत के संविधान के सबसे बड़े हुए अध्यक्ष और सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने क्यों फटकार लगाई? किसको फटकाई? उसी के आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। अभी नहीं कोई फटकार नहीं लगाई है। मेरी बात सुनो, ये लोग CBI ED को गुंडा बोलते हैं, ये लोग CBI ED को बीजेपी का दलाल बोलते हैं, ये लोग देश तोड़ने वाली बातें करते हैं। ये क्या बात करें? जब इन्होंने लालू यादव के लिए, अखिलेश यादव के खिलाफ ED का इस्तेमाल करा, इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ED का इस्तेमाल करा, कांग्रेस CBI का इस्तेमाल करा, तब आप लोग और इन लोगों ने बीजेपी खिलाफ बोल दे तो आप कह देते हैं बीजेपी के खिलाफ वोट करता हूँ, मैं देश तोड़ रहा हूँ, सब वोट करता हूँ मैं, ये दोनों होता है। नहीं, आपने CGI की बात करो, आप दे रहे हो CGI की बात सुनो। CGI ने आपको बता रहा हूँ जो ये बता रहे हैं। फटकार तो राहुल गांधी को भी लगाई है, चौकीदार चोर है बोला था। और एक बात सुनो, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता, ये कौन बोलेगा? जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो ये चाटुकार हैं, ये चमचे हैं, ये चाटुकारी करते रहेंगे। एक परिवार की चाटते ये खत्म हो रहे हैं। मेरा काम है अपने प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करना, तो ये क्यों नहीं करते क्वेश्चन करना? हमारा जनता का काम है। अगर हमने जनता जनार्दन चाहे एक दिन के लिए हो, लेकिन जनार्दन तो बनती है ना। 70 साल से सो रहे थे। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? मालिक मेरे 30 साल उम्र है मेरी। 20 साल में सो रहे थे आप? नहीं तो हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, आज काम नजर आ रहा है, सरकार से पूछ रहे, सरकार क्या? हम पहले पूछे, आज ही पूछेंगे। मेरा क्वेश्चन इनसे पहले का है, दोनों में से कोई जवाब नहीं दे पाया। पहले मेरी बात कर, मैंने इनको बोला था मनमोहन सिंह ने एक आतंकवादी का इंटरव्यू क्यों लिया? जवाब दे रहे हैं, बड़ा जवाब दे रहे हैं जी। मैं बोल रहा हूँ, आज मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब ये दे रहा हूँ, LK आडवाणी जी अजीत डोभाल के साथ मसूद अजहर और बाकी 2 आतंकवादियों को लेकर जहाँ तक मीडिया की बात है, मैं तो भाई साहब से एक ही चीज कहूँगा, लश्कर भी तुम्हारा है, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का ही सबसे ज्यादा वो रहेगा इस देश के संसाधनों पे। ये क्यों बोला था? जो इन्होंने बोला ना, अगर मनमोहन सिंह जी मिले तो बहुत गलत बात है। हम देश के, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, देश के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। देश चाहे कोई भी हो, हम नहीं, मेरे को पता नहीं है अगर उन्होंने ये किया। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। नहीं, वो भी गलत है। देश की पॉलिटिक्स, देश की सत्ता पे या देश की हर संस्था, सबका अधिकार, सबका समान अधिकार है। भाई साहब, मैं लास्ट में 2 लाइनें बोल के फिर मैं जा रहा हूँ, देखो मेरे को लेट हो रहा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए कहाँ? इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ? अखबार भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। इमरजेंसी लगाकर देश को तोड़ने वाले, पत्रकारों तक को जेल में डालने वाले ये लोग
ठीक है ना, सिर्फ एक सीट से जीतने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू ने देश के ऊपर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी। सिर्फ एक वोट से जीत के देश को कैसे 70 साल कैसे रौंदा है, तोड़ा है, तुष्टिकरण का पहाड़ लगाया। और इन्हीं की पार्टी थी, और इन्हीं की पार्टी थी जो कहती थी, एक मिनट ऐसा बोले दो, इन्हीं की पार्टी का एक नारा था, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये एंड कहते हैं डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज तो हैं ही, अंग्रेजों की औलादे हैं ये गुलामी करने वाले हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाले अंति पे आ गए। बिल्कुल एंड का प्रहार इनका यही है, जातियों में तोड़ो, फूट डालो, आंदोलन करो। बिहार के समक्ष क्या जरूरत है आपको, जातियों में बांटने की जरूरत क्या है? बिहार के समक्ष है ना जाति की जनगणना, वहाँ बीजेपी ने भी बोला हम भी समर्थन करते हैं उसका। अगर आप और तो सुनो और गृह मंत्री और सुनो मामूली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। मैं मानता हूँ वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, सबको समान अधिकार है, जातिवाद नहीं होना चाहिए उसमें, वो बात है। पर उसमें ना उस हमाम में सुन तो आगे बढ़ रहे हैं, जातिगत जनगणना में ना हमाम में सब नंगे हैं, सब चाहते हैं मुझे उसके वोट मिल जाए। हर पॉलिटिक पार्टी आती है कि मुझे उसके वोट मिल जाए, मुझे उसके। 24 में क्या देख रहे हैं फिर आप देश में क्या हो रहा है? 24 में देखो नो डाउट मोदी जी आएंगे, तो बहुत सीधी सी बात है वो तो, क्योंकि एक्चुअली क्या नैरेटिव भी सेट किया है, कुछ क्या है, विपक्ष भी अभी वो हिसाब से नहीं हो पा रहा, क्योंकि विपक्ष को रोड पे आके उतरना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी टाइम पे 2013 या 12 के दौरान जो कांग्रेस ने किया था, सॉरी स्मृति ईरानी ने किया था, 2-4 लोगों ने किया था, वो रोड पे उतरे थे, और रोड पे उतरेंगे तभी आप आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। वरना काम सही लग रहा है आपको फिर? काम सही लग रहा है? नहीं, उसमें सही भी है, कुछ गलत है, मेरा विरोध भाषा भी है, क्योंकि मैं उनके फैन नहीं हूँ ना, मैं क्योंकि मैंने उनको वोट दिया, मेरा काम क्वेश्चन पूछना भी है और मेरा उनको क्रिटिसाइज करना भी है। अच्छे दिग्गज लोग माफी मांग के कांग्रेस पार्टी से छटक के हाथ निकल गए।